कर चले हम पिता। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए दमदार बैच और इसी बैच को हम लोगों ने नाम दिया है रक्षक बैच। मैं आप सभी को 14 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूंगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा और मैं मान के चलूंगा कि इससे पहले मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट पढ़ाए होंगे आप सभी ने अच्छे तरीके से लिखा होगा, उनको नोट्स बनाए होंगे और आज क्लास में आप सभी रिवीजन करके आए होंगे। चलिएगा बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे। कल जो शायद कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, परसों हमारी क्लास हुई थी और परसों की क्लास में मैंने आप लोगों को 16वां एक प्रश्न दिया था जिसका जवाब आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल राइट दिया था। आइए उस सवाल पर सबसे पहले चर्चा करेंगे और आज की क्लास को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा पहला सवाल जो आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था और ये जो सवाल इस प्रकार से आप लोगों के सामने पूछा गया था। सवाल यह था कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था, यानी सबसे पहले वो भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे थे। ये सवाल आप लोगों को मैंने मैंने होमवर्क में दिया था और कमेंट सेक्शन में आप सभी ने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था। सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा या आप लोगों का हम सभी को यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में सबसे पहले भूख हड़ताल यही अहमदाबाद सत्याग्रह के समय काल में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 1918 में इसी कंपनी के आसपास के क्षेत्रों में प्लेग की बीमारी पे फैल गई थी और कंपनी ने मजदूरों को अपना 50% बोनस देने का वादा किया था, लेकिन कंपनी ने बोनस देने से मना कर दिया। जवाब में भारत के लाल भारत मां भारती के लाल महात्मा गांधी ने क्या किया, भूख हड़ताल पर बैठ गए और सभी मजदूरों को उन्होंने 35% बोनस देने पर मजबूर कर दिया। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कंपनी ने 50% बोनस देने का वादा किया था, जवाब में कंपनी ने बोनस देने से मना कर दिया। लेकिन सभी मजदूरों के साथ में, सभी लोगों के साथ में महात्मा गांधी खड़े थे और महात्मा गांधी ने 50% बोनस तो नहीं दिलवा पाए, लेकिन हाँ उसी भूख हड़ताल के कारण कंपनी ने मजदूरों को अपना 35% बोनस दिया था। तो याद होना चाहिएगा सबसे पहले महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे इसी अहमदाबाद सत्याग्रह हमें 1918 में देखने को मिला था। आप सभी जानते हैं कि रोलेट एक्ट भारत में आया था आप लोगों का 1919 में। इसे बिना हथियार वाला कानून कहा जाता है या बिना वकील वाला कानून इसे कहा गया। बिना वकील बिना वकील बिना वकील वाला कानून या इसे अंधा कानून कहा गया था। क्या कहा गया था? अंधा कानून कहा गया था। जहां भी भारतीय लोग ब्रिटिश लोगों को एक तरीके से इकट्ठा होते हुए पाए गए, सभी लोगों को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों ने सभी भारतीयों को जेल में डाल दिया था इसी कानून के कारण। और यही कारण को हम लोगों ने नाम दिया था रोलेट एक्ट। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में आप सभी जानते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा भारत में 1905 में की जाती है और यही कारण रहा कि बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया, कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो जवाब हो जाएगा 1905 में। आप लोगों को याद होना चाहिएगा स्वदेशी आंदोलन यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में किया गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बंगाल को 1905 में बांटने की प्लानिंग जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। मैंने आपको समझाया था 1905 में। कब दोस्तों? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, लेकिन यह घोषणा रद्द हो जाती है 1911 में। इस समय भारत में वाइसराय था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग और 1905 में जब यह घोषणा की गई थी उस समय कौन था भारत में? कर्जन। तो यह कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। जवाब में 1905 में आते आते यानी 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तभी भारत में स्वदेशी आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ होता है। और चंपारण आंदोलन आप सभी को याद होना चाहिएगा बिहार, जी हाँ दोस्तों सही सुना आप सभी ने, बिहार को आप लोगों को याद होना चाहिएगा। बिहार में नील की खेती खासकर नील की खेती में, और यहाँ पर 3 गठिया पद्धति, 3 गठिया ये याद होना चाहिएगा, 3 गठिया
पद्धति के खिलाफ में महात्मा गांधी जी ने, याद होना चाहिएगा, चंपारण आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में भाग लिया गया था। किसके जवाब में? 3 गठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण महात्मा गांधी जी मुख्य रूप से यहां पर भाग लेते हैं। यदि सवाल आप लोगों से सवाल पूछा गया कि प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी जी ने किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, मेरे प्रश्न को आप सभी ने सही तरीके से सुना होगा। मैंने आप लोगों से पूछा कि महात्मा गांधी जी ने किस किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। याद होना चाहिए ये जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो बिहार में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था 1918 में। कब दोस्तों? 1918 में, जो कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसी खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी से पहले 1917 में आप सभी जानेंगे, अभी हम लोगों ने देखा चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन हम लोगों ने देखा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी के बाद अभी हम लोगों ने देखा 1905 में, या आप सभी का 1905 में स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन हम लोगों ने देखा 1905 में। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और इसके बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में प्रारंभ किया गया था खिलाफत आंदोलन। कौन सा? अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन जो है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा खिलाफत आंदोलन के बारे में अच्छे तरीके से। तो ये खिलाफत आंदोलन आप लोगों को याद होना चाहिएगा, इतना हम सभी को याद होना चाहिएगा। और 1932 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना किया गया था, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में किया गया था। तो ये भी यकीन मानिएगा, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पड़ सकता है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो हमसे सीधा सवाल पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को यहाँ पर समझाई, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये लिखो, अच्छे तरीके से रिवीजन करो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों, हो सकता है आज 29 जनवरी हो चुकी है, कल या परसों के रोज में, या 1 फरवरी या 2 फरवरी, ज्यादा इससे लेट नहीं होगा। अगर इससे लेट होता है तो मऊ जो सेना भर्ती का हेडक्वार्टर है, वहां से आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी, या हम जानकारी निकाल कर आप लोगों को समझा देंगे या बतला देंगे कि भारतीय सेना का नोटिफिकेशन कौन सी तारीख के आसपास आने वाला है। क्योंकि पिछली बार आप सभी ने देखा था 21 जनवरी को आ चुका था, और लगभग 13 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और 23 अप्रैल के दिन आप लोगों की परीक्षा दी। तो यकीन मानिएगा, 2 तारीख से पहले का इंतजार रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। बस कुछ ही समय के बाद आप सभी का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें हजारों पदों पर आप सभी भर्ती होता हुआ देखेंगे। चलिएगा, सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 हमें देखने को मिलेगा, ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में किस राज्य के नए सीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार हमें देखने को मिलेगा, सिक्किम हमें देखने को मिलेगा, हरियाणा हमें देखने को मिलेगा, और उड़ीसा हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओम प्रकाश माथुर, आप यकीन मानिएगा, सिक्किम। कहाँ के दोस्तों? ये सिक्किम के हम लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के हम लोगों को ये गवर्नर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? गवर्नर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना है, सर सीएम यहाँ या बिहार के जो गवर्नर है, बिहार के वर्तमान में जो गवर्नर है, इसका जवाब देना है। यानी हर एक राज्य के, यानी हरियाणा या आप लोगों का उड़ीसा, इन तीनों स्टेट के गवर्नर का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और मैं मान के चलूंगा आप सभी मुझे जवाब देंगे, और आप सभी के जवाब का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। आइए सवाल नंबर जो है 3 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सवाल आप लोगों से पूछा है, भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? तो आईएनएस अरिघाट। क्या नाम है दोस्तों? आईएनएस अरिघाट हम लोगों को देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे। यदि सवाल पूछेगा पहली परमाणु पनडुब्बी, तो आईएनएस अरिहंत। क्या नाम होगा? आईएनएस अरिहंत हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से, यानी ये जो टॉपिक आता है, ये विज्ञान और
का टॉपिक है, वहां से भारतीय सेना में सवाल बनेंगे। सवाल आप लोगों से सवाल पहला पूछ लेगा तो आईएनएस या आप लोगों के अरिहंत और आईएनएस अरिघाट जो आप लोगों को दूसरी यहां पर देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोथल किस राज्य में है? लोथल, अब ये लोथल क्या है सर? चलिए जवाब जल्दी से बात करेंगे हम सभी। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की काफी समय बाद हम चर्चा कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पर हम सभी मिलकर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। गर्दन ऐसी टेढ़ी हो रही है, मुझे लगता है तो सही से काम नहीं कर पा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी जानेंगे विश्व की पहली मानव सभ्यता या विश्व की सबसे, एक मिनट है जो है, एक मिनट इसकी दिक्कत दूर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हम लोगों से सवाल पूछा लोथल किस राज्य में है, तो जवाब हो जाएगा गुजरात। कहां पर है? गुजरात में देखने को मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इस तरह हम चर्चा करेंगे कि 2500 बीसी से लगाकर तो 1750 बीसी के लगभग में हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिली। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? जवाब हो जाएगा यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सवाल पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर जो है या कौन सी जानवर की मतलब यहाँ पे अगर आप इस तरीके से जाएंगे सवाल को, तो अगर इस तरीके से सवाल बना कि यहाँ पर जो मोहर या सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर प्राप्त हुई थी उस पर कौन सा जानवर का चित्रांकन है, तो जवाब हो जाएगा बेल। क्या हो जाएगा? बेल हो जाएगा। सवाल पूछा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा देखने को मिला, तो जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हम लोगों को देखने को मिलेगा। यही मोहनजोदड़ो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना गया। अगर पूछेगा कि पहला शहर कौन सा था जो खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जवाब हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा यहाँ पर शहर खोजा गया। सवाल पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो जवाब हो जाएगा त्रिकोणीय। कौन सा आकार था? त्रिकोणीय आकार हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो त्रिकोणीय आकार हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर देखने को मिला। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। कौन सा? त्रिकोणीय आकार हम लोगों को देखने को मिला। और वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके सर सवाल पूछेगा भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा खोजा गया, तो जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी सबसे बड़ा खोजा गया, ये याद होना चाहिएगा। और भारत में आप लोगों को याद होना चाहिए, भारत में गुजरात राज्य में सर्वाधिक प्रमाण हम लोगों को यहाँ से मिलते हैं। ये तो रही कुछ महत्वपूर्ण बातें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यहाँ पर ये याद होना चाहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा रहा, तो जवाब हो जाएगा आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर सबसे पूर्वी शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा गया, तो जवाब हो जाएगा मांडा सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी ये पॉइंट था। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा हो गया, तो जवाब हो जाएगा देमाबाद। कौन सा? देमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर था। और यदि सवाल पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो रही, उसी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा देखा गया, तो जवाब हो जाएगा सूतकांगेडोर। कौन सा? सूतकांगेडोर। और सूतकांगेडोर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम जो शहर है हम लोगों को देखने को मिला। और यही लोथल जो है यही सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो कि हमें गुजरात में देखने को मिला। कहां पर? गुजरात में देखने को मिला। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मैंने जितने भी पॉइंट लिखा है, ठीक है, बार बार इनको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। और यदि किसी जानवर के प्रमाण मिले हैं मोहर पर, तो वो बेल जानवर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हमने बताया मोहनजोदड़ो, पहला शहर खोजा गया था यह आपका हड़प्पा 1921 में, याद होना चाहिएगा। आकार कैसा था? त्रिकोणीय। भारत में सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां पर दोस्तों? हरियाणा। कहां पर दोस्तों? हरियाणा में। भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा था दोस्तों? गुजरात है।
कहां पर, या गुजरात में सर्वाधिक प्रमाण मिले हम लोगों को सबसे पूर्व में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पड़ेगा, तो भारत के यूपी में पड़ेगा। सबसे उत्तर में मांडा कहां पर पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। सबसे दक्षिण में देमाबाद, ये कहां पर पड़ेगा, महाराष्ट्र में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और सबसे पश्चिम में सूतकांगेडोर, और सूतकांगेडोर कहां पर पड़ेगा, तो जवाब हो जाएगा ये आप लोगों को पाकिस्तान, कहां पर, आप लोगों को पाकिस्तान में ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा डाटा आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल एक ही था, इतनी सारी बातें हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, ठीक है, इसके बारे में याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे हम सभी 5 पर। और सवाल नंबर 5 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। देखो इसने दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो राज्य कौन सा है, केरल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, गोवा या फिर मिजोरम हमें देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता यदि कहीं पर है तो फर्स्ट नंबर पर मिजोरम में है, और दूसरी सर्वाधिक महिला साक्षरता है तो वो कहां पर है, तो वो आप लोगों को याद होना चाहिएगा केरल में। कहां पर होगी, केरल में। लेकिन सर्वाधिक यदि साक्षरता की बात करता है, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो पहले नंबर पर कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद हो जाएगा मिजोरम, कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। और तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, गोवा। ये भारत में 3 सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हम लोगों को देखने को मिलेंगे। 2011 में भारत की जो है वो साक्षरता कितनी देखने को मिली, 2011 में तो 74 जो है वो 04% देखने को मिली। और यही साक्षरता 2001 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी, तो 64.84% कितनी रही दोस्तों, 64.84% रही 2001 में। और 2011 में कितनी हो गई, 74.04% भारत की साक्षरता हो जाती है। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम लोगों को सर्वाधिक क्या देखने को मिला, सर्वाधिक हम लोगों को साक्षरता देखने को मिली, तो वो कौन सा था दोस्तों, लक्षद्वीप। कौन सा था दोस्तों, लक्षद्वीप की हमें सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलेगी। 3 भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले यहाँ पर राज्यों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। लेकिन भागिएगा मत, लिखो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है, जितना लिखोगे पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। तो यही बात मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था। अब यहाँ पर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के संबंध में आप लोगों को जनगणना के वाइस यदि सवाल पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यदि आप लोगों से सवाल बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनगणना कौन सी, सर्वाधिक शहरी जनगणना कौन सी, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पर देखने को मिली, तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या है। और सर्वाधिक यदि ग्रामीण जनसंख्या कौन सी, सर्वाधिक यदि ग्रामीण जनसंख्या आप लोगों से सवाल पूछा जाए तो जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनगणना है। और शहरी जनसंख्या कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। याद होना चाहिएगा, एक भी गलत नहीं होना चाहिएगा। यार कोई देखे या नहीं देखे, पर जितने भी ऑफलाइन वाले ना भाई रगड़ के पढ़ना है इसको, ठीक है, और रगड़ के लिखना, ऐसा लिखना कि यार नहीं बहुत जल्दी पेपर होने वाला है। सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, सही है। सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध पंडवानी से है, ये नृत्य है, ये पंडवानी जो है ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, केरल, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, बिल्कुल छत्तीसगढ़ जो है इसी का हमें पंडवानी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो धिमसा कौन सा देखने को मिलेगा, धिमसा देखने को मिलेगा। या कुचिपुड़ी, नृत्य की बात करूंगा कुचिपुड़ी हम लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार की बात करेंगे कर्मा, कौन सा हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, करगा हो जाएगा। और बदेसिया, कौन सा, बदेसिया हो जाएगा। याद होना चाहिएगा। केरल की बात करेंगे तो तेयम, कौन सा हो जाएगा, तेयम याद कर लो सभी।
मोहिनीअट्टम, कौन सा? मोहिनीअट्टम नृत्य की बात हुई है, तो ये भले क्लासिकल नृत्य है लेकिन याद कर लो मोहिनीअट्टम। और कुचिपुड़ी, कौन सा? कुचिपुड़ी, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये पूरा तो सवाल ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंडवानी कहाँ का होगा? पंडवानी है छत्तीसगढ़ का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7 जो इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि राज्यसभा के कितने सदस्यों प्रत्येक 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनको समय लगता है 2 साल, यानी हर 2 साल में 1/3 जो व्यक्ति है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही व्यक्ति क्या हो जाते हैं, उनकी स्थान पर नए चुन लिए जाते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। आगे चर्चा करेंगे सवाल नंबर 8, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर, यानी वर्ल्ड बैंक का आप लोगों से सवाल पूछा है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी, कहां पर? वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। ये एक या तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा वर्ल्ड बैंक, कौन सा? एक तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। आईएमएफ, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? जवाब हो जाएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। और न्यूयॉर्क में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ याद होना चाहिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसी का हेडक्वार्टर है, आप सभी जानेंगे 24 अक्टूबर और 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसी का हेडक्वार्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा मनीला। हमें आप लोगों के कौन सी बैंक जवाब हो जाएगा? जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये आपका एन कौन या फिर एशियन विकास बैंक, एशियन विकास जो बैंक है इसी बैंक का जो है हेडक्वार्टर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप लोग इसके साथ अगर याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आइए सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 9 आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है और सवाल देके रखा है, क्रिप्स मिशन को भारत में किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? क्रिप्स मिशन भारत में आया था, ये क्रिप्स मिशन भारत में आया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसने कहा था कि यदि सभी भारतीय लोग यदि युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम भारतीय लोगों के लिए एक संविधान सभा का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और वही संविधान सभा भारतीय लोगों के संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन 1914 और 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हम सभी भारतीय लोगों को पहले ही धोखा मिल चुका था, इसलिए हम लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। क्रिप्स जो मिशन को, जो कि 1942 में आया था, किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। कौन ने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने इसको भेजा गया, याद होना चाहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ेगा। आइए आगे चर्चा करेंगे सवाल नंबर 10 पर। और सवाल नंबर 10 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 15 किस में किया गया है? भाग नंबर 15 में किया गया है, याद होना चाहिएगा। और वहीं पर सवाल पूछेगा भाग 5 में क्या है? तो जवाब हो जाएगा संघ। क्या देखने को मिलेगा? संघ आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन मानिएगा जैसे हम भाग 4 में पढ़ते हैं या भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे, भाग 5 में संघ और भाग 4 में हम लोग पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहां याद होना चाहिएगा। और वहीं पर भाग 6 किस पर चर्चा करेंगे? भाग 6 में हमें राज्य का वर्णन, किसका वर्णन? राज्य का। भाग 8 पर चर्चा करेंगे, याद होना चाहिएगा केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन देखने को मिलेगा। भाग 15 में है दोस्तों चुनाव या निर्वाचन की प्रणाली हम लोगों को देखने को मिलेगी। भाग नंबर 17 याद होना चाहिएगा। भाग नंबर 18 और मैं क्या पढ़ा रहा हूं? आर्टिकल, माफी चाहूंगा, आर्टिकल नहीं है ये, भाग है। ठीक है, भाग 17 में जो है हम लोगों को राजभाषा क्या देखने को मिलेगी? राजभाषा का वर्णन देखने को मिलेगा, याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि भाग 18 में आपातकाल किसका हो जाएगा? आपातकाल का वर्णन देखने को मिलेगा, आपातकाल का। और फिर से आर्टिकल लिख रहा हूं यार, दिमाग खराब हो गया यहाँ, आर्टिकल क्यों लिख रहा हूं? ये तो भाग है ना। ठीक है, ये भाग नंबर 17 है, ये भाग नंबर 18 है और ये भाग नंबर हम लोग करेंगे 20, जिसमें हम लोगों को संविधान संशोधन प्रणाली है, संविधान संशोधन प्रणाली हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारे भाग में से
कोई सा भी भाग आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। रिपीट करेंगे, भाग 5 में संघ है, याद होगा। भाग 5, 6 में राज्य है, 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, अब 15 में चुनाव है, 17 में राजभाषा है, 18 में आपातकाल है, और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का वर्णन देखने को मिलेगा। और यहीं पर जो है हम लोगों को बात करेंगे कि भाग नंबर हम सभी 1 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमें संघ व राज्य क्षेत्र हम लोगों को देखने को मिलेगा। और भाग नंबर 2 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, उसका क्या नाम हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा नागरिकता। क्या देखने को मिलेगी, नागरिक। भाग नंबर 2 में क्या देखने को मिलेगी, नागरिकता। सही तो लिखा था मैंने, ठीक है। नागरिकता क्या देखने को मिलेगी, नागरिकता हम लोगों को देखने को मिलेगी भाग 2 में। बात करेंगे भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 पर हम सभी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मूल अधिकार। क्या देखने को मिलेगा, मूल अधिकार का वर्णन देखने को मिलेगा। और यहीं पर यदि सवाल पूछेगा कि भाग नंबर 4, जिसमें हम लोगों को नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, और भाग 4 का एक क्लॉज में क्या है, तो याद होना चाहिएगा मूल कर्तव्य। क्या रहेगा, मूल कर्तव्य का वर्णन हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। तो मेरे देश के जवानों, ये जितने भी आर्टिकल यहाँ जितने भी भाग लिखे गए हैं, मुंह जुबानी तरीके से आप लोगों को जुबान पर लहराते हुए जब आप संस्थान में सुबह प्रवेश करें, सुबह जब आप सभी का आगमन हो, जितने भी ऑफलाइन वाले जुड़े हुए हैं, तो जुबानी तरीके से आप लोगों को याद हो। यानी अगर मैंने पूछा कि भाग 1 से लगाकर भाग 20 तक ये सभी भागों के बारे में एटलीस्ट जितने बोर्ड पर लिखे गए हैं आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये मैं मान के चलूंगा भाग ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है या कौन सी, जवाब हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। कितनी है, 7200। विश्व की दूसरी, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी, जिसका नाम है एंडीज, ये सेकंड नंबर की, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर देखने को मिलेगी। हिमालय पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे थर्ड या तीसरी सबसे लंबी है, 2300 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। ग्रेट डिवाइडिंग जो है ये भी है, ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट है, 1800 किलोमीटर हम लोगों को देखने को मिलेगी। और ये ऊपर की 3 जो है हम लोगों को वलित पर्वत, कौन से पर्वत देखने को मिलेंगे, तीनों ही हम लोगों को वलित पर्वत यानी एंडीज, रॉकीज और हिमालय। और इसमें से अगर विश्व की सबसे लंबी माउंटेन जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलेगी। लंबाई भी पूछी जाएगी, लंबाई भी याद होना चाहिएगा। चलिए भाग नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। 12 पर है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य या महिला न्यायाधीश कौन चुनी गई थी, फातिमा बीबी। कौन चुनी गई, फातिमा बीबी चुनी गई। ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में चुनी गई थी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और लीला सेठ है, ये जो चुनी गई थी, ये हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। हाईकोर्ट में न्यायाधीश के ऊपर ये चुनी गई, ये पहली थी। ये आप लोगों को 1 मिनट याद होना चाहिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। फातिमा बीबी जो है हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल नंबर अभी तो आगे बढ़ाया, ये था सवाल नंबर 13 जो है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है। काकरापारा हम लोगों से सवाल पूछा है, तो याद करिएगा ये कहां पर होगा, गुजरात। गुजरात में हम लोगों को देखने को मिलेगा काकरापारा। कौन सा, काकरापारा आप लोगों को गुजरात में ये परमाणु केंद्र देखने को मिलेगा। कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा, करगा। कौन सा हो जाएगा, करगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नरोरा। कौन सा, नरोरा। राजस्थान में कौन सा हो जाएगा, रावत भाटा। कौन सा हो जाएगा, रावत भाटा हो जाएगा। ये सभी परमाणु केंद्र है भारत के, प्रमुख रूप से आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो भारतीय सेना में गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं हमसे ऑफलाइन क्लासेस, यदि पढ़ते हैं, क्योंकि आप देखो, आप माने चाहे नहीं माने, जो एक विद्यार्थी का जो बेस तैयार होता है, ठीक है, वो जो अच्छे तरीके से चीजें स्वीकार करता है, वो ऑफलाइन चीजें ही बेहतर पाता है। यहाँ पर तो हम लोग केवल कंटेंट दे पाते हैं और रिवीजन
यदि आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर तो कर लीजिएगा, ठीक है। वरना यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, भारतीय सेना में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो भारतीय अकेडमी ऑफलाइन सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। बेहतर अच्छे तरीके से जीरो से हम लोग हीरो की तैयारी वहां करते हैं। और यकीन मानिएगा 2025 में यदि आप लोगों को भारतीय सेना में यदि सिलेक्शन लेना है, आप चयनित होना चाहते हैं, तो मैं समस्त विद्यार्थियों से एक ही आग्रह करूंगा, यदि आप लोग आ सकते हैं तो ऑफलाइन सेंटर जरूर आइएगा। यदि सपना देखा है और पूरा करना चाहते हैं, मैं यहाँ जितना पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ाना बंद करूंगा। मैंने आपको कहा है कंटिन्यूसली क्लासेस लगी, कब तक? जब तक आप सभी का रिटर्न ना हो जाए तब तक, ठीक है। सवाल नंबर 13 पर हम सभी चर्चा, ये सवाल आप सभी को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, क्योंकि नया सवाल है, बन सकता है। और इस सवाल को मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है। तो आप लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, रीट जारी करता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा और 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट यहाँ पर रीट जारी करेगा। तो इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अरुण जेटली की समाधि स्थल का क्या नाम है? मैंने अभी तक बना नहीं है, लेकिन अब इस सवाल के बनने की संभावना है, ठीक है। तो ये आ सकता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े इस क्लास में, आप सभी का धन्यवाद। मैं मान के चलूंगा आप सभी मिलकर मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। मैं जरूर चाहूंगा आप सभी कमेंट सेक्शन में जवाब दे। आप सभी का स्वागत है और आप सभी के जवाब का मैं सभी इंतजार करूंगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।